एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग सोचना पसंद नहीं करते हैं। उल्टे इनकम टैक्स का नाम आते ही हम परेशान हो जाते हैं। क्या वाकई में टैक्स से जुड़े मामले इतने पेचीदे होते हैं? कम से कम टैक्स गुरु में तो हम ये नहीं मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। हाजिर है टैक्स बचाने में आपकी मदद करने वाला आपका ही पसंदीदा शो टैक्स गुरु। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ये शो ताकि आपके इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिल सके, और इनकम टैक्स को आसान बनाते हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। लखोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जानेंगे बजट से जुड़ी बातें कि नौकरी पेशा कर्मचारियों की जिंदगी आसान करने के लिए क्या करना चाहिए वित्त मंत्री को, क्लबिंग के नियम से क्यों हैं लोग परेशान और कैसे मिल सकती है राहत, जानेंगे टैक्स गुरु से। और देखेंगे कि बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें क्या हैं, क्या चाहता है आम आदमी नई सरकार के नए बजट से। साथ ही होंगे आपके सवाल भी। बजट की तारीख का ऐलान हो चुका है, एक हफ्ते का ही समय बचा है और एनडीए सरकार का पहला आम बजट 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। लेकिन बजट से पहले हर किसी को सरकार से उम्मीदें हैं। आम जनता चाहती है कि सरकार उनके लिए कुछ करे। सभी चाहते हैं कि महंगाई, इनकम टैक्स जैसे मुद्दों पर सरकार आम आदमी को राहत दे। इस बीच माना जा रहा है कि बजट में सरकार इनकम टैक्स बचाने के लिए जनता को और ज्यादा हथियार दे सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ा सकती है। इनकम टैक्स सेक्शन 80C की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की जा सकती है। साथ ही इसमें इंफ्रा बॉन्ड भी शामिल किए जा सकते हैं। एक नजर डालते हैं कि इस वक्त लोग क्या चाहते हैं इस नए बजट से। जितने भी हमारे फजूल के टैक्सेस जो हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं आम आदमी के ऊपर, तो वो हटा के मैं एक टैक्स केवल रखता, और वो मैं रखता ट्रांजैक्शन चार्जेस, बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस। मैं चाहती हूँ कि जो आने वाला बजट है इसके अंदर पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाए और जो इन्फ्लेशन आजकल बढ़ रहा है वो कम हो जाए। हमारी रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं इस पर सरकार थोड़ी ध्यान दे और महंगाई को सीमित रखे, क्योंकि वस्तुएं की दाम बढ़ेंगी तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। अगर मैं वित्त मंत्री होता तो मैं इस बजट में सबसे पहले तो जो एम्प्लॉइज हैं उनको इनकम टैक्स में रिबेट देता, जो हमारा मिनिमम जो है उसको मैं बढ़ाता। ये जो नया बजट आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसमें एंटरटेनमेंट में हाईली टैक्सेस कम कर दिए जाए और एज वेल एज टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी मिली जाए। बजट की बात चल ही रही है तो टैक्स गुरु से जानते हैं कि नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए सरकार को इस बजट में क्या करना चाहिए कि उन्हें राहत मिल सके। लखोटिया जी, आपके मुताबिक क्या कदम उठाने चाहिए इस बार सरकार को? पिछले 10 वर्षों में किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिली है वेतनभोगी कर्मचारियों को। पहले और आज भी केवल 800 रुपए एग्जम्प्ट है ट्रांसपोर्ट अलावेंस का, अर्थात घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाओ, केवल 800 रुपए एग्जम्प्ट है। जबकि बड़े बड़े शहरों में दूरी इतनी है कि प्रतिदिन 200 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए रियलिस्टिक डिडक्शन देवे, पर्टिकुलरली फॉर ट्रांसपोर्ट अलावेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिगार्ड टू मेडिकल रीइंबर्समेंट। कई वर्षों से केवल 15,000 रुपए साल का एग्जम्प्टेड है वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट का, और मेडिकल इतनी कॉस्टली हो गई है फिर भी कुछ इसमें करेक्शन नहीं आया है। सरकार को चाहिए रीजनेबल लिमिट्स इसकी बढ़ा दें। इसी प्रकार लीव ट्रेवल कंसेशन 4 साल में केवल 2 बार एग्जम्प्टेड है, क्यों नहीं इसे प्रति वर्ष एग्जम्प्ट किया जाए। और साथ ही साथ होटल के खर्चे और खाने पीने के खर्चे वो भी इसमें शामिल होने चाहिए। अभी तो केवल आने जाने का केवल खर्चा ही मिलता है। इसी प्रकार वेतनभोगी कर्मचारियों की ढेर सारी समस्याएं हैं, इंक्लूडिंग उनको हाउस रेंट अलावेंस मिलता है, पेमेंट करते हैं, पर हमने देखा है कई जगह पर किराएदार लैंडलॉर्ड उनको देता नहीं है रसीद, पैन नंबर नहीं देता, समस्या हो जाती है। और दूसरी तरफ एक तरफ हम पाते हैं कि लॉ के अंदर इनकम टैक्स कानून में वेतनभोगी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ऐसा वेतनभोगी कर्मचारी जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में है, दोनों के परक्यूजिट में फर्क है। सरकार को चाहिए कम से कम ऐसा कुछ करें जिससे सभी वर्ग के वेतनभोगी कर्मचारियों के परक्यूजिट का टैक्स
एक जैसा हो, तब जाके लोगों को राहत मिलेगी। बजट पर ही रहते हैं यहाँ पर और लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर का सवाल। हमारे साथ कोलकाता से बिमल कुमार गुप्ता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर और बजट और राजीव गांधी इक्विटी स्कीम से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? खटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी विमल जी, बोलो जी। हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम जो करीब 2 साल पहले शुरू की गई थी और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी वो एप्लीकेबल था, तो ये क्या इस फाइनेंशियल ईयर में भी एप्लीकेबल है? 2014-15 में। समझ गए आपकी इच्छा तो है इन्वेस्ट करने की, और स्पेशली देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक मार्केट में जो कमाई हो रही है तो उससे आपको प्रेरणा मिल रही है। पर बतला दें, अभी आप वेट कर लीजिए, 10 जुलाई बजट आएगा तभी पता चलेगा बजट के पिटारे से, वित्त मंत्री जी के डब्बे से, कि क्या राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में करने पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनली मानना है कि टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप वेट करिए, 10 जुलाई को इंतजार करिए क्या आता है बजट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मेल लेते हैं। आर.के. कुलश्रेष्ठ अपने 18 साल के बेटे को 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए गिफ्ट करना चाहते हैं। उनका बेटा ये पैसे शेयर मार्केट में निवेश करेगा। कुलश्रेष्ठ जी अब ये जानना चाहते हैं कि इस गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी किसकी बनती है, साथ ही शेयर से होने वाले शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स की देनदारी किसकी बनेगी। गिफ्ट देने की प्रक्रिया पर भी कुलश्रेष्ठ जी जानकारी चाहते हैं। ये सवाल कुलश्रेष्ठ साहब ने पूछा है, पर इसका मतलब इतना गहरा है कि आप सभी के लिए, जो हमारे दर्शक है सारे इंडिया में करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, जिनके मेजर बच्चे हो गए, 18 साल के बच्चे प्लस हो गए, उनको आप गिफ्ट दे दें। ये है बहुत बड़ी फायदे की बात। अब आप गिफ्ट ऑनलाइन ट्रांसफर से दें, चेक से दें, कैश से दें, वो आपकी इच्छा है, जैसे चाहें दे दें। आयकर कानून में किसी प्रकार की समस्या बिल्कुल नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ा फायदा, गिफ्ट देने के बाद पर्टिकुलरली जब आपके बच्चे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, 18 प्लस हो जाएं और आपने गिफ्ट दे दी, स्टॉक मार्केट में निवेश करें, शॉर्ट टर्म गेन आए या कोई भी गेन आए या कोई भी इनकम हो, वो सारी की सारी इनकम केवल बेटे की मानी जाएगी जिसको आपने दिया गिफ्ट, अर्थात क्लबिंग प्रोविजंस बिल्कुल लागू नहीं होंगे। जी, ये सलाह है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है टैक्स गुरु में एक ब्रेक लेने का। लेकिन ब्रेक के बाद सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि एनसीडी लेने में हुए खर्च का ब्याज की रकम से घटाकर टैक्स दिया जा सकता है क्या। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टैक्स गुरु, क्लबिंग जो प्रोविजन है उसके बारे में काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को होती है। हमने देखा है पति अपने पत्नी को गिफ्ट नहीं दे सकता, बच्चों की जो इनकम है वो पेरेंट्स को उस पर इनकम टैक्स माना जाता है। वहां पर कई दिनों से इसको अबॉलिश करने की, इसको खत्म करने की मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है? हर साल हम वित्त मंत्री जो बोलते हैं चेंजेस करो, अन्यथा करदाता सोचेगा कि कैसे अनरियलिस्टिक टैक्स प्रोविजंस है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को जिंदगी में 1 रुपए भी गिफ्ट नहीं दे सकता, और अगर देता है कोई गिफ्ट तो उस पर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस लागू होंगे। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हमारी बात। समझ लीजिए पति ने 5 लाख रुपए अपनी पत्नी को गिफ्ट दे दिए, पत्नी ने निवेश किए बैंक एफडीआर में, 50,000 की इनकम हो गई। ये पूरी 50,000 की राशि पत्नी को जो मिली है वो पति की इनकम में जोड़ दी जाएगी, क्लबिंग प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक पति पत्नी में अनबन चल रही है, डिवोर्स हो गया, पति 50 लाख रुपए देता है पत्नी को, क्लबिंग प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि रियलिस्टिक टैक्स प्रोविजंस लाए इस बारे में। दूसरी तरफ माइनर बच्चों की बात करें तो माइनर बच्चों की इनकम भी माता पिता के साथ क्लब हो जाती है, 40 साल पहले बिल्कुल नहीं होती थी। और हाँ, ये भी बतला दें, कुछ छूट मिलती है, क्लबिंग नहीं होती है। सुन के आप चकरा जाएंगे, केवल साल में 1500 रुपए की राशि क्लबिंग से मुक्त है, बाकी राशि पूरी की पूरी माइनर बच्चों की आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। ओके, तो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि क्लबिंग प्रोविजन पर भी सरकार कुछ रियलिस्टिक फैसले ले। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से गौरव चौहान प्रॉपर्टी पर टैक्स से जुड़ा अपना सवाल लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर। हाँ नमस्कार जी, बोलो जी गौरव जी। सर मैं गौरव बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर मेरा क्वेश्चन कैपिटल गेन टैक्स के रिलेटेड है। हाँ हाँ सर, मैंने मेरी वाइफ ने मिलकर प्रॉपर्टी परचेज की थी 2008 में यूपी में।
जो रजिस्टर हुई थी वाइफ के नाम पे। अच्छा। देन सर लास्ट ईयर 2013 में जून में हमने उसको सेल किया और अगस्त में ही लास्ट ईयर हमने एक फ्लैट बुक कराया नोएडा में, जो बुक हुआ मेरे नाम पे। हाँ हाँ। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा कि टैक्स पे करना पड़ेगा? आपने जो प्रॉपर्टी ओरिजिनल खरीदी थी वाइफ के नाम में, पैसे किसने दिए थे? सर दोनों का ही मिक्स था, दोनों का ही इसमें इन्वेस्टमेंट था। तब तो देखिए तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जिसके नाम में प्रॉपर्टी ओरिजिनल परचेज थी वही व्यक्ति बेचेगा, और जब बेच के पैसे आएगा तो उसी व्यक्ति के नाम में होना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट। आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। इन्वेस्टमेंट आप बोल रहे पति पत्नी दोनों ने किया और बाद में प्रॉपर्टी बेच दी, और ओरिजिनल पत्नी के नाम में रजिस्ट्रेशन था, नया रजिस्ट्रेशन आपके नाम में हुआ, तो तकलीफ हो सकती है सेक्शन 64 के तहत। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मुंबई से टीएम वेणुगोपाल ने कुछ समय पहले एनसीडी में निवेश किया। एनसीडी सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए थे और इन्हें ब्रोकरेज, एसटीटी, टर्नओवर टैक्स, स्टैंप ड्यूटी के लिए 4,000 रुपए खर्च करने पड़े। अब वेणुगोपाल जी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये खर्च एनसीडी से मिलने वाले ब्याज से घटाया जा सकता है और बची हुई रकम पर टैक्स दे सकते हैं? टैक्स गुरु क्या सलाह होगी? ये कहना चाह रहे हैं एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे इन्होंने, और इन्होंने पेमेंट किए, स्टैंप ड्यूटी आदि के, ये सारे खर्चे आपको मिलेंगे। ब्याज भी कोई दिया, आपने लोन लिया हो, करा हो, सब खर्चे मिलेंगे। केवल एसटीटी का भुगतान जो किया है वो आपको छूट नहीं मिलेगा, बाकी सारे खर्चे आपकी इनकम में से घटा दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। निमिषा बंसल ने हमें मेल के जरिए सवाल भेजा है। वो जानना चाहती हैं कि उन्हें हर महीने 45,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। वो एक डॉक्टर हैं और अब ये समझना चाहती हैं कि क्या इस स्टाइपेंड पर इनकम टैक्स लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो उस हॉस्पिटल ने टीडीएस ऑलरेडी काट लिया है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? टैक्स गुरु इच्छा तो यही रखेंगे आप कि हमारे टैक्स नहीं लगे और टैक्स वापस रिफंड होकर आ जाए, पर ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा मैडम कि जो स्टाइपेंड मिला है आपको वो आपकी इनकम है, उस पे इनकम टैक्स लगेगा, और आपके हॉस्पिटल ने जो एप्लीकेबल इनकम टैक्स है वो काट के जमा करा दिया। इसलिए आप रिलैक्स करिए, रिफंड क्लेम मत करिए। जो टैक्स कटा है बिल्कुल करेक्ट कटा है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को मिलाकर सेक्शन 80D के तहत आप कुल कितनी छूट ले सकते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। टैक्स करो, एक बात तो है, ये जो टैक्स है ना बड़ा टेंशन देने वाला है। इनकम टैक्स, सेस, ये टैक्स, वो टैक्स, सर्विस टैक्स, सब मिलाकर आदमी परेशान हो जाता है। इधर से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो, उधर से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक टैक्स रहे और वही पूरी सारे टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स देना पड़े। बिल्कुल ठीक है, पर हम बात अभी केवल डायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं, सर्विस टैक्स वगैरह की नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर कर जाता ये चाहते हैं केवल एक टैक्स ले लो, सिंपल इनकम टैक्स लेना है ले लो, इनकम टैक्स आधा 1% ज्यादा भी ले लो, चिंता नहीं है, पर अभी देना पड़ता है मुझे इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस, उसके बाद कुछ लोगों को देना पड़ता है सरचार्ज, और यहां तक कि पिछले सरकार तो ये भी चाहती थी कि ज्यादा इनकम, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तो और भी ज्यादा टैक्स लग जाए। उसके बाद और आगे गाड़ी चलाते हैं तो हम पाते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी टैक्स, और आगे गाड़ी चलाते हैं तो हम पाते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मैट आदि। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये सभी प्रकार के टैक्सेस को एक बार हटा देवें अगर, तो डेफिनेटली लाइफ ऑफ द टैक्स पेयर्स इजी हो जाएगी। यहां तक कि हमारे नए कॉमर्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि लाइफ टैक्स पेयर्स की इजी होनी चाहिए। पर कई बार ये लगता है कि अगर ये सब टैक्सेस हटा दिए जाएं तो क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। मेरा मानना चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, बल्कि सब प्रकार के टैक्सेस हटा के लाइफ इजी करके केवल इनकम टैक्स हो जाए और वो भी रीजनेबल रेट में चले तो रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा, टैक्स की चोरी नहीं होगी। ओके, आई होप यहाँ पर वित्त मंत्री ये बात सुने और आगे इस हिसाब से ही कदम उठाएं।
लेते हैं नेक्स्ट मेल। एसके कौशिक रिटायर्ड हैं और जानना चाहते हैं कि वो सेक्शन 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 की छूट ले सकते हैं या नहीं। कौशिक जी के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है क्योंकि इनकी कंपनी का पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट काफी अच्छी है, लेकिन रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप इसमें शामिल नहीं है। कौशिक जी जानना चाहते हैं कि क्या ये 2 साल में एक बार अपने और अपने पत्नी के लिए क्लेम कर सकते हैं या नहीं। लखोटिया जी क्या सलाह होगी इनकी? कौशिक जी, फायदा ही फायदा। आपने ऐसी कंपनी ज्वाइन की जहां पर आपको हेल्थ बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। पर हाँ, ये बतला दें आपको, उसके अलावा आपके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, कोई चिंता न करें। हेल्थ चेकअप के लिए आप साल में 5,000 रुपए तक खर्च करें, चाहे अपने लिए या अपनी पत्नी के लिए या अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए, तो ये आपको छूट दिलाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेडिक्लेम पॉलिसी ली जाए, और 2 साल में एक बार नहीं, प्रत्येक वर्ष आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर हाँ, जरा इंतजार करिए, बजट में देखना है कि ये छूट बरकरार है या बढ़ी है या घटी है, ये देखना है हमको 10 जुलाई को जो बजट आएगा उसमें। आगे एक और मेल आया है के श्रीवास्तव का। उन्होंने बताया है कि वो एक वरिष्ठ नागरिक हैं और इनकी बैंक एफडी के ब्याज से 5.5 लाख इनकम है। इन्होंने बैंक में फॉर्म 15H जमा नहीं किया है। ऐसे में बैंक 10% के हिसाब से 55,000 के करीब टीडीएस काट रहा है। बैंक से इन्हें सेक्शन 80C के अलावा 2.5 लाख की छूट की सीमा का फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस छूट के बाद इनका टैक्स 20,000 के करीब बनेगा। श्रीवास्तव जी जानना चाहते हैं कि क्या वो बैंक में फॉर्म 15H जमा करके खुद से 20,000 टैक्स दे सकते हैं? क्या ऐसा करना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट जो आपके सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख है, उससे ज्यादा है। इसलिए आप फॉर्म नंबर 15H जमा नहीं कर सकते। आपके लिए बेस्ट विकल्प यही है, अपने आयकर अधिकारी से एक सर्टिफिकेट ले लें कि आपकी इनकम के हिसाब से उस पे 55,000 रुपए टीडीएस नहीं कटना चाहिए, बल्कि केवल 20,000 रुपए कटना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आप अपने बैंकर को दे दें। ऐसा देने से आपका टीडीएस केवल 20,000 ही कटेगा। पर अगर कट चुका है टीडीएस ऑलरेडी, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड लेना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भरूच गुजरात के केटी त्रिवेदी का सवाल लेते हैं। त्रिवेदी जी को हमारे शो से जानकारी मिली है कि सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं भरना होता है। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि किस सेक्शन के तहत ये प्रावधान है और सीनियर सिटीजन को अपना टैक्स कब भरना है। त्रिवेदी जी वरिष्ठ नागरिक हैं और जुलाई 2012 में रिटायर हुए हैं। FY 2012-13 के लिए कुछ टैक्स तो कंपनी ने काट लिया था, अब बाकी टैक्स इन्होंने रिटर्न भरते समय जमा किया। रिटर्न भरने के बाद उन्होंने IT विभाग से पत्र मिला है कि हर वित्त वर्ष के 15 मार्च तक टैक्स भरे ताकि जुर्माना नहीं देना पड़े। त्रिवेदी जी आपको जो जवाब देंगे आपको खुश कर देगा। आयकर विभाग ने जो आपको पत्र भेजा है कि 15 मार्च तक दे दो एडवांस टैक्स, वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है आयकर विभाग को ये नहीं पता हो कि अब आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं या शक्ल से चेहरे से नहीं लगते हो, ये भी हो सकता है भैया। पर नियम ये है, आयकर की धारा 260 के तहत सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तब तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा आप साल के अंत तक भी दे दें टैक्स तो कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है, जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आए उसके पहले आप जो टैक्स बनता है वो दे दें, तो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, कोई पेनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर प्रैक्टिकल आपको सलाह ये देना चाहूंगा, बेहतर यही होगा कि हर वर्ष 31 मार्च समाप्त होते ही अप्रैल महीने में जोड़ बाकी करके अपना टैक्स दे दें। जी, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। श्रीनिवास बी राव सरकारी कर्मचारी हैं और नए बने हुए अपार्टमेंट की जगह वो पुराना घर खरीदना चाहते हैं। इसके लिए वो बैंक से लोन लेंगे। श्रीनिवास जी जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें पुराना घर खरीदने पर भी इनकम टैक्स का छूट का फायदा मिलेगा या नहीं। हाँ, मुझे लगता है इन्होंने वो मान रखा है ओल्ड इज गोल्ड, और इनके लिए पुराना मकान खरीदो भैया या नया मकान खरीदो या टूटा फूटा मकान खरीदो, कोई भी मकान खरीदो, आपको टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे। नए मकान में भी और पुराने मकान में भी, दोनों में सेम मिलेंगे।
टैक्स गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। बस TG लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेज दीजिए। आप अपने सवाल हमें हमारे ईमेल एड्रेस tax@moneycontrol.com पर भी भेज सकते हैं और इस पते पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। बस याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर जरूर भेजें। नमस्कार।